अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं आसिफ भाई, बड़े मज़े की। अरे अपनी बस एक मेरे साथ जो बैड लग रही है उसकी मैं स्टोरी सुना रहा हूँ। अच्छा 1998 में मैंने अप्लाई किया लेटविया के अंदर अच्छा, उनकी। एक एक बात करूं मैं शुरू में। जी। वो जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है ना। ये हकीकत इसमें कोई ना कोई खैर होगा ना। खैर है। तो असल में हम ये स्टोरी इसलिए बता रहे हैं, आप भी मानते हैं ये बात, कि उस वक्त तो आपको लगा बैड लक, लेकिन हो सकता है इसमें जो भी खैर हो वो आपको बाद में मिले ज़िंदगी में। जी। अब आप सुनाएं स्टोरी चलें। 1998 के अंदर मैंने अप्लाई किया लेटविया के अंदर, जो रशिया से बहुत सारी स्टेट्स टूटी थी उसमें से एक थी। उनका कैपिटल था रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी। वहाँ का जो ऑनर था वो ईगर टिपान, अभी मुझे उसका नाम याद है। उससे मेरी करस्पॉन्डिंग हुई। उस दौर में नेट इतना कॉमन था नहीं। सही। अच्छा। और जैसे तैसे करस्पॉन्डिंग होने के बाद कार्ड सिस्टम चलता था नेट का, स्क्रैच करके जो कार्ड डालते थे तो वो नेट चलता था। उससे करस्पॉन्डिंग हुई तो उसने मुझे कहा कि भाई पाकिस्तान के अंदर तो लेटवियन एम्बेसी है नहीं। मैंने कहा भाई पाकिस्तान के अंदर लेटविया के ऑर्डनरी कॉन्सुलेट है कि दिल्ली स्वीट नर्सरी की तरफ। तो कह रहा भाई वो वीज़ा ऑपरेट नहीं करता, वो सिर्फ ऑर्डनरी कॉन्सुलेट है। तो मैंने कहा फिर मुझे वीज़ा किस तरह आप दोगे? तो कह रहा हम आपको दो मुल्क दे रहे हैं, ताशकंद और या फिर मास्को। हम आपके वीज़ा पेपर वहाँ पे भिजवाएंगे, आप दो में से कोई एक को सेलेक्ट करें। तो मैंने कहा भाई मास्को पता नहीं वीज़ा दे ना दे मुझे, ताशकंद तो ताजिकिस्तान का कैपिटल है, वो मुझे वीज़ा दे देगा। मैंने कहा आप ताजिकिस्तान में जो लेटवियन एम्बेसी वहाँ पे भिजवा दें, मैं ताजिकिस्तान पहुँच के वो वीज़ा वहाँ से ले लूँ। और उन्होंने वहाँ से मेरे ताजिकिस्तान वीज़ा भिजवा दी, मुझे मेल में कंफर्मेशन आ गई। मैं यहाँ पे ताजिकिस्तान की एम्बेसी पहुँचा तो भाई उन्होंने तो मुझे वीज़ा ही नहीं दिया। वजह ये बताई कि पाकिस्तानी और 6 मुल्क और भी थे जिनके वीज़े टेम्परेरी तौर पर सस्पेंडेड है। भाई क्यों सस्पेंडेड है? पाकिस्तान के बारे में तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी टेररिज्म प्ले करता है ताजिकिस्तान में भी, जिसकी वजह से जो ना पाकिस्तानी को तो बिल्कुल ही बैन है। मैंने उनको बकायदा रीज़न बताया। मैंने कहा भाई मेरे पेपर्स आए हुए हैं, एजुकेशनल पेपर्स है ये, मैंने सिर्फ वीज़ा लेना है, आगे जाना है, मैंने आपके मुल्क में रुकना ही नहीं है। लेकिन उन्होंने भाई मुझे वो वीज़ा दिया ही नहीं। फिर मैंने ईगर टिपान को लिखा बड़ी शर्मिंदगी के साथ। मैंने कहा सर ऐसा मसला हुआ है, ये सारी कहानी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने कहा आप मुझे मास्को के पेपर दे दें। तो उस पर बड़ी एम्बेरस फील हुई कि जब वहाँ से एक लेटर आया मेरे पास तकरीबन 6 दिन बाद ईगर टिपान का, और उस लेटर को देख के मुझे अपनी नेशनलिटी बड़ा अफसोस हुआ। वो ईगर टिपान मुझसे कह रहे हैं कि शायद हो सकता है आपको मास्को का वीज़ा भी नहीं मिले। अच्छा। सही है। तो आप जो है ना ऐसा करें, मैं आपके पेपर भेजता हूँ आपके फिनलैंड हेलसिंकी जो कैपिटल है फिनलैंड का, वहाँ पे आपके पेपर भेज रहा हूँ। आप लेटवियन एम्बेसी हेलसिंकी के अंदर अपना पासपोर्ट भेज दो, सिर्फ वहाँ से आपको वीज़ा आ जाएगा, आप इजीली ट्रैवल कर जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, ये तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। मैंने एग्री कर दिया। तो उसने मेरी कन्फर्मेशन मेल आई कि सही है, हमने आपकी हेलसिंकी भेज दिया, आप अपना पासपोर्ट भेजें। एड्रेस आ गया फिर वहाँ का। जब मैं यहाँ पे कोरियर सर्विस गया हूँ तो कोई भी कुरियर वाला मेरा पासपोर्ट वहाँ भिजवाने को तैयार नहीं। कह रहे पाकिस्तान में वो बैन है, पाकिस्तान में ऑफिशियली जो ना पासपोर्ट जा नहीं सकता किसी और कंट्री के अंदर। सही अरे है। भाई मैंने कहा भाई ये कौन सी बात होगी? नहीं भाई मेरे तो एजुकेशन का मसला है। हर बड़ी जिद बहस के बाद एक वो स्पीड एक्स हुआ करती थी नर्सरी के अंदर, वहाँ पे उसकी जो मैंने बहुत शोर शराबा किया तो अंदर से उसका ऑनर निकला है। ऑनर ने मुझसे बोला मैं आपको मसला क्या है? मैंने उसे सारी कंडीशन बताई। तो कह रहा है सही है, मैं आपके लिए रिस्क ले रहा हूँ, मैं आपको पासपोर्ट भिजवाता हूँ। सही है, लेकिन आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की जो है ना मुझे कॉपी देनी पड़ेगी ताकि मेरे पास भी सपोर्ट रहे। कोई न्यूज़ हो गई तो फिर मैं उसको फेस कर सकूँ। मैंने उनको दे दी कॉपी। और उन्होंने वहाँ से वो भिजवा दिया मेरा पासपोर्ट। अब 72 घंटे बाद जब मैं कंफर्मेशन कर रहा हूँ तो मेरी कंफर्मेशन ही नहीं हो पा रही। तो कह रहा भाई आपका पासपोर्ट तो हेलसिंकी में पड़ा हुआ है, आपका एड्रेस करेक्ट नहीं है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई भले एड्रेस करेक्ट नहीं हो, हेलसिंकी के अंदर लेटविया की एक ही एम्बेसी होगी ना, कॉमन सेंस है ये। तो उसने बड़ी प्यारी बात की मुझसे कि हम पाकिस्तानी ऐसे सोचते हैं ना, अंग्रेज़ ऐसा नहीं सोचते, उनको हर चीज़ प्रॉपर चाहिए। अच्छा। भाई मैंने कहा अच्छा अब मैं क्या करूँ? कह रहा आप एड्रेस मंगवाएं, मैं ड्राइवर वहाँ से डिलीवर करता हूँ। मैंने कहा एड्रेस के लिए फिर मुझे ईगर टिपान को मैंने सोचा लिखना पड़ेगा। वो कहेगा क्या पागल लोग हैं यहाँ लिख लो। सही है। मैंने कहा ऐसी की तैसी। फिर मैं किया, ये आई चंडीगढ़ रोड पे फिनलैंड एम्बेसी थी, फिनलैंड की एम्बेसी। मैं फिनलैंड की एम्बेसी चला गया। फिनलैंड की एम्बेसी में वो जो कॉन्सुलेट जनरल थी वो लेडी थी, उससे मेरी बात हुई। उसको मैंने पूरी सूरत हाल बताई तो उसने बड़ी अच्छी बात की मुझसे। मुझे कहा मिस्टर आसिफ ये हमारा मसला तो नहीं है,
मैंने कहा, मैंने उनको बोला ऐसे इंसानियत के खातिर आप करें, डू समथिंग फॉर मी। तो उन्होंने कहा अच्छा आप बैठे, मैं करती हूँ आपके लिए। फिर उन्होंने इस्लामाबाद फिनलैंड एम्बेसी फ़ोन किया मेरे सामने ही, उनको बोला कि ये लेटवियन एम्बेसी, लेटवियन एम्बेसी, मुझे उसका एड्रेस चाहिए। वहाँ पता नहीं क्या जिसमें वो शॉर्ट भी हुई, उसने कहा मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए, अच्छा, आधे घंटे में चाहिए, निकालो। बहरहाल मुझसे उन्होंने कहा आप वेट करें बाहर, आधे घंटे के अंदर मैं बुलाती हूँ। जब मैं आधे घंटे बाद उन्होंने मुझे बुलाया तो उनके पेपर था, फैक्स आया हुआ था, फैक्स चलते थे पहले। तो मेरे एड्रेस में उनके एड्रेस में सिर्फ पोस्ट कोड के अंदर जो है कि 0 का फ़र्क था, बाकी कुछ भी फ़र्क नहीं था। कोई बड़ी हंसी। खैर मैंने वो स्पीड एक्स को दिया, मैंने वो पेपर, स्पीड एक्स वाला भी इतना अच्छा था, उसने फ़ौरन ही कॉल की फ्लैट, उसने भी वहाँ से उसी दिन 3 घंटे के अंदर अंदर वो एम्बेसी में डिलीवर हो गया, नाम भी आ गया, इस बंदे ने ले लिया भाई। अब वो तकरीबन 7-8 दिन बाद मेरे पास DHL से एक फ़ोन आया, नर्सरी, DHL नर्सरी से, कि आपके पार्सल आया हुआ है। मैं बड़ा खुश होने चलो पार्सल आ गया। वहाँ पे गया हूँ तो पूरा एक बहुत बड़ा बॉक्स टाइप का था, उसके अंदर मेरा, मैंने वहाँ पे खोला तो उसके अंदर मेरा पासपोर्ट था, वीज़ा लगा हुआ था उसमें, अच्छा, सही है। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा चलो अब तो जाना ही जाना। अब मैं घर आया हूँ उसी दिन जब घर आया हूँ तो उसी दिन रात को पर उन्होंने गवर्नमेंट गिरा दी। अच्छा, और जो गवर्नमेंट गिरा दी तो डॉलर बंद कर, सबसे पहले डॉलर बंद किए, एयरपोर्ट्स वगैरह सील कर दिए। अच्छा, अब मेरे 15 दिन का मेरा टेम्परेरी वीज़ा था, जब एयरपोर्ट को क्लियरेंस मिली 1 हफ्ते बाद तो मेरे 5 दिन तो वैसे ज़ाया हो गए। सही है। अब फिर मैं अपने ट्रैवल एजेंट गया तो मेरे ट्रैवल एजेंट ने मुझे डरा दिया कि इसमें जो वीज़ा लगा हुआ है इसमें स्टैम्प इतनी वाज़ेह है कि लेटवियन एम्बेसी हेलसिंकी फिनलैंड केरावती एयरपोर्ट पर वैसे ही पकड़ लेंगे कि तुमने पासपोर्ट भेजा कैसे, तुम्हें कराची एयरपोर्ट से चढ़ने नहीं देंगे। अच्छा। मैंने कहा यार ये कौन सी बात है, कह रहा ये तो बड़ा ही कानूनी तौर पर जुर्म है। फिर मैंने कहा सही है, फिर मैं क्या करूँ, तो अगर अभी तो कुछ नहीं कर सकते, डॉलर भी बंद है। फिर डॉलर खुले तकरीबन 5 दिन और मेरे ज़ाया हो गया, 5 दिन रह गए। फिर उसने मुझे ऑप्शन दिया है कोलंबो चले जाओ, ऑन अराइवल है, तुम पहले भी जा चुके हो, सही है, वहाँ से तुम फ्लाई करो, कोई ना कोई तुम्हें एयरलाइन मिल जाएगी। मैं ठीक है। फिर मैं कोलंबो गया, कोलंबो से मैंने डायरेक्ट होटल भी नहीं गया, उधर गया आपके ट्रैवल एजेंट, वहाँ से उसको मैंने निकाली तो साइज एयरलाइन निकल रही थी। अब साइज एयरलाइन में मसला ये था, डेनमार्क में 6 घंटे का स्टे था। अब वो मुझसे कह रहा आपके वो डेनमार्क का वीज़ा तो है नहीं। मैंने कहा डेनमार्क में तकरीबन 12 घंटे का स्टे पाकिस्तानियों का लाया एयरपोर्ट पर। अच्छा। तो उन्होंने चेक में किया, चेक में करने का कन्फर्मेशन किया, वो सही है, ठीक है। उन्होंने वहाँ से टिकट बनाया मुझे साइज का, उसका रूट यही था कराची, वो कोलंबो टू आपके सिंगापुर, सिंगापुर टू कोपनहेगन टू रीगा जो कैपिटल था लाटविया का, उसका रूट था। पर वो उस रूट पर मैंने जब एयरपोर्ट पर गया हूँ तो कोलंबो एयरपोर्ट पर मुझे उन्होंने जहाज़ में चढ़ने नहीं दिया। कह रहे हैं कि वो आप जो ना जब आप रीगा पहुँचेंगे तो आपके 7 घंटे एक्सपायर हो चुका होगा वीज़ा। बड़ा समझाया लेकिन भाई वो माने नहीं। पर यही है, आप जब से पाकिस्तान में ऐसे करवाए सही है। बाहर जब वैसे तो बाहर 13 मुल्क देखे मैंने माशाल्लाह, सही है, लेकिन वो ये इसके हवाले से नहीं जा पाया। एजुकेशन की बड़ी ख्वाहिश थी कि बाहर पढ़ूँ, अच्छा, वो एजुकेशन कभी मैं सक्सेसफुल नहीं हो सका। मैंने 2-3 और भी ट्राई की। वैसे आपने कहाँ तक पढ़ा है आसिफ भाई? मैंने मास्टर किया हुआ है, उसके अलावा मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। किस चीज़ में मास्टर किया? मैंने मास्टर किया IR में, इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर किया। और डिप्लोमा किस में किया? डिप्लोमा मैंने किया मैकेनिकल में किया मैंने डिप्लोमा। अच्छा। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट ने पाकसूस से किया मैंने डिप्लोमा। पाकसूस से किया, स्विट्जरलैंड के इदारे से किया। और जो ट्रैवलिंग की है वो किस हवाले से की है? यार हमारा एक बिज़नेस हुआ करता था दुबई के अंदर, मेरा दुबई का रेजिडेंट वीज़ा था, भाई वगैरह साथ थे। हाँ। उस वक्त अच्छे सा माहौल था। हाँ। आपको पता है उर्दू स्पीकिंग में आपस में मसले मसाइल ज़्यादा ही रहते हैं। अच्छा। तो आस्ता आस्ता करके वो थोड़ा ख़राब हुआ। नहीं तो मेरी तो दुबई की ट्रैवलिंग तो ऐसी थी, हर दूसरे तीसरे में आता था और जाता था। मतलब बाकी मुल्कों में बिज़नेस के हवाले से ट्रैवलिंग की? बिज़नेस के हवाले से, ये बैंकॉक से मैं गारमेंट्स लाता था। अच्छा। सही है। आपके इंडोनेशिया गया हूँ, इंडोनेशिया तो बेबी गारमेंट्स लाता था। सही है। आपके इसी तरह की श्रीलंका भी गया हूँ मैं, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, ये सारी ये पूरे मैंने ये साउथ ईस्ट एशिया पूरा कवर किया है माशाल्लाह, पूरा ही मुकम्मल किया हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह। इंडिया भी गया हूँ एक बार, इंडिया भी। चलें जी, ये मेरी सैड स्टोरी आपके इंशाल्लाह। नहीं सैड नहीं, हर स्टोरी में हर चीज़ का कोई ना कोई अपना एक वो होता है, वजह होती है। अल्लाह ताला आपकी कोई डेस्टिनी है जहाँ पे आपको पहुँचाना चाहते हैं, उसके लिए आपको इस पूरे रास्ते से गुजार रहे हैं।
बहरहाल हम भी आपके तजुर्बे से इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएंगे आपके। बिल्कुल उठाएं। जज़ाकल्लाह।